अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। अच्छा, आज जो मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो है कि आपका जो रवायती तरीका था कैड का और जो बीआईएम का तरीका है उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। और फिर हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हम कैड के तरीके से बीम के तरीके पर आए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे ताकि हमें जो है दोनों की वैल्यूज़ का, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का भी उनका भी पता लग सके। अच्छा, सबसे पहली जो ज़रूरत महसूस हुई थी वो जो है ट्रेडिशनल जो मेथड था, मतलब काम करने का जो तरीकाकार था वो ये था कि 2D ड्राफ्टिंग होती थी और उसके अंदर 3D ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग भी होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो फोकस करते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी, उसके उसमें अंदर उसके अंदर फोकस किया जाता था। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मुश्किल होती थी वो ये होती थी कि उसके अंदर डाटा नहीं होता था, ठीक है। उसके अंदर मेटा डाटा या डाटाबेस वो किस किस्म की उस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसके साथ अटैच नहीं होती थी, जितने भी एलिमेंट्स होते थे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूं कि जो ऑटोकैड होती है, ऑटोकैड जो है वो एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एंटिटी बेस्ड मतलब क्या है, एंटिटी बेस्ड क्या होती है? जैसे लाइन एक एंटिटी है, सर्कल एक एंटिटी है, ठीक है, पॉलीलाइन एक एंटिटी है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी एंटिटीज होती हैं और इन एंटिटीज से मिलके हम कोई एलिमेंट बनाती हैं, ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट तरतीब देती हैं। अच्छा, तो जब ये सारा एंटिटीज हम जोड़ती हैं, ठीक है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम जो है बना देते हैं, ब्लॉक वगैरह बना देते हैं। तो उसके बाद जो है पहले या उसके बाद उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से वो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो सकती है, ठीक है। 2D एक 2D ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, 3D ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो है बहुत सारी कोलाब्रेशन का इशू आ जाती है, ठीक है। यानी आप डाटा शेयर कैसे करेंगे? हम जो है हम चाहते हैं कि डाटा ऑनलाइन शेयरिंग हो रही हो, डाटा लाइव शेयर हो रहा हो। तो लाइव शेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि जब आपका मॉडल बन रहा हो तो वो साथ में शेयरिंग भी उसकी हो रही हो। तो उसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जिसमें आपकी लाइव शेयरिंग हो रही हो, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी आपके पास जो ड्राइंग्स होती हैं वो ये सारी स्टैटिक होती हैं। यानी स्टैटिक का मतलब कि जो आपने बना लिया वो वही है आपके आपके पास है। जैसे एक टर्म होती है जिसे कहते हैं पैरामीट्रिक और एक टर्म होती है जिसे कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक किस्म की चीज़ें वो होती हैं जिसके पैरामीटर आप किसी भी वक्त चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक चीज़ें वो होती हैं जिसके आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको चेंज ना कर सकें, उनको वैल्यूज़ को चेंज ना कर सकें। तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जाके बाद में मैं थोड़ी सी तफसील इसमें बताऊंगा कि बीम ने इसको किस तरह से हल किया और किस तरह से इसको जो है इसके अंदर जो है जिद्दत पैदा की है। उसके बाद एनालिसिस का अगर फेज देख लें तो एनालिसिस में ना सिमुलेशन हो रही होती है, ना एनालिसिस को बड़े अच्छे तरीके से हो रही होती हैं। तो एनालिसिस जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी इतनी अच्छी से नहीं कैरी आउट की जा रही होती, ओके। तो इसलिए जो है 2D ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें जब काम करते हैं तो आपमें 30 से 40% आपका जो टाइम होता है वो ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा लग जाता है। तो आपका जो है अखराजात भी ज़्यादा आ रहे होती हैं, प्रोजेक्ट डिले भी हो रहा होता है और उसके बाद जो उसकी दूसरी चीज़ें भी वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फाइल जो डाटा सिस्टम होता है वो डाटा मैनेजमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं उसके अंदर होता। फाइलों को शेयर करना, फाइलों को जो है स्टोर करना वो उसके अंदर इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम बीम की तरफ चले जाएं ना तो बीम में ना हमारी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक में मबनी होती है। यानी हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिजिटल होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, और फिजिबल और फंक्शनल, उनके फंक्शन भी उनके अंदर होती हैं और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो उसके बाद जो डाटा होता है वो आपका इंटीग्रेट भी हो जाता है। डाटा यानी एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, इंटीग्रेट कर भी सकता है दूसरे टूल के साथ। आप जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं डाटे को। ज्योमेट्री हो गई, मटेरियल हो गया, सिस्टम्स हो गया,
फिर उसके अंदर कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होती है आपकी ना, जो आप लाइफ टाइम जो डाटा शेयर कर रहे होते हैं सबके साथ, ठीक है, तो आपकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छा हो रहा अच्छी हो रही होती है, और डाटा भी बहुत आसान आपका जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर हो रहा होता है। चौथा है पैरामीट्रिक। यहाँ पे आके मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछली थोड़ी सी पहले मैंने बात की थी कि पैरामीटर, नॉन पैरामीटर और पैरामीटर। देखें जो ऑटोकैड होती है उसके अंदर फर्ज करें आप अगर बहुत सारे ब्लॉक्स आपको बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है और उनके डिफरेंट साइजेज होते हैं, तो फिर आप ब्लॉक्स बनाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको बनाने पड़ती हैं। लेकिन रिविट में ना, या बिम के अंदर टोटली डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है, और उसके अंदर पैरामीट्रिक टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं, हम फैमिलीज कहते हैं रिविट में ब्लॉक्स को, और ऑटोकैड में उनको ब्लॉक्स ही कहा जाता है, ठीक है। और अगर माइक्रो स्टेशन आप इस्तेमाल करें तो उसमें जो है ग्रुप्स या कोई और चीज़ उसे कहते हैं। तो पैरामीट्रिक ब्लॉक्स या पैरामीट्रिक फैमिलीज वो होती हैं जिनको जो एक ही फैमिली होती है, लेकिन आप डिफरेंट साइजेस के हिसाब से वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी आप डिफरेंट साइजेस के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो जितने भी फिर जो मॉडल होते हैं उनको हम कहते हैं डायनेमिक मॉडल, यानी वो बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं, अपनी साइज चेंज कर रहे होते हैं, अपने डिमेंशन चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए हम डायनेमिक मॉडल कहते हैं, डायनेमिक मोड कहते हैं। और ऑटोकैड के अंदर क्योंकि वो चीज़ें चेंज नहीं कर रही, तो इसलिए हमें स्टैटिक मोड उसे कहती हैं, ठीक है। उसके बाद सिमुलेशन के लिए एनर्जी एनालिसिस, टेक्सचर एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, उसके लिए बहुत अच्छी जो है आपके बिम के अंदर सहूलियत आपको दी होती हैं, ठीक है। आप डाटा जो है डाटा को एनालाइज कर सकती हैं, उसकी एनालिसिस कैपेबिलिटीज़ को चेक कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा ड्रीवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डाटा किस तरह से ड्राइव होगा, किस तरह से आगे चलेगा, उसकी भी बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल होते हैं, जो डाटा को ड्राइव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, या मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके बाद जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी आपका जो मॉडल होता है सेंट्रलाइज होता है, और एक ही टाइम पे, यानी आप मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे फर्ज करें आपके पास एक इलेक्ट्रिकल मॉडलर है, या आपके पास एक स्ट्रक्चरल मॉडलर है, या आपके पास एक आर्किटेक्चर मॉडल है, तो सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं एक ही मॉडल के ऊपर, ठीक है, जो इससे पहले जो है बहुत मुश्किल था और नामुमकिन था बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है ना, इसकी जो डिफरेंसेस है, अगर बीम के आप कंपेयर करना शुरू कर दें कैड के अंदर, तो बीम बहुत हद तक जो है बड़ा स्मूथ और बड़ा डिटेल और बड़ा इंटीग्रेटेड और कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ जो है प्रोसेस है, जो चीज़ों को लेके चल रहा होता है आगे। उसके बाद की डिफरेंसेस क्या होती हैं, ठीक है, अगर हम डायमेंशंस को देखें, ठीक है, तो कैड में 2D और 3D डिमेंशन आप लाई होती हैं, लेकिन जो है आपको बीम को देखें तो उसमें 3D भी होता है प्लस डाटा भी होता है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद कोलैबोरेशन को देखें तो कैड में आपके पास लिमिटेड कोलैबोरेशन होती है, ठीक है, लेकिन बीम में आपके पास रियल टाइम जो है कोलैबोरेशन आपके पास हो रही होती है। और अगर डाटा इंटीग्रेशन देखें तो कैड में आप लिमिटेड डाटा इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो रहे हैं, कर सकती हैं, और लेकिन बिम के अंदर इंटीग्रेटेड बहुत अच्छी होती है, इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होती है, और बड़ी अच्छी तरीके से आप जो डाटा है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरी सॉफ्टवेयर की तरफ, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं अपना डाटा एक सॉफ्टवेयर के जरिए से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद जो है आपका जो मॉडल होता है ना ऑटोकैड का, या ट्रेडिशनल मेथड जो आपका, वो आपका स्टैटिक होता है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं कर सके, चेंजेस नहीं आते, ठीक है। लेकिन बीम में आपके पास पैरामीट्रिक टाइप ऑफ डाटा होता है और डायनेमिक टाइप ऑफ डाटा होता है, जिसमें कहीं भी आप जाके अगर चेंज करेंगे तो उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कैड में इस तरह से नहीं होता। फिर उसके बाद पाँच में एनालिसिस, पाँचवें पॉइंट अगर देखें तो एनालिसिस की बात करनी है, ठीक है। लैब में जो है एनालिसिस तकरीबन जो है ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन बीम में आपकी सिमुलेशन हो रही होती हैं, एनर्जी एनालिसिस हो रही होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं बीम के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है 6 नंबर पर डाटा मैनेजमेंट, ठीक है।
का कैड में जो डाटा मैनेजमेंट होता है फाइल बेस्ड होता है, फाइल आपने रखी होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, जिस तरह भी सॉफ्टवेयर की जो भी एक्सटेंशन है उसके हिसाब से वो फाइल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती हैं। लेकिन बिम के अंदर सेंट्रलाइज्ड होता है और क्लाउड बेस्ड होता है, यानी आप किसी भी जगह पे रह के किसी भी जगह से आप शेयर कर सकती हैं, यानी सेंट्रलाइज होता है क्लाउड बेस्ड मतलब कि आपके पास सर्वर जो होगा वो क्लाउड बेस्ड होगा, और डाटा आप कभी भी वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं, या डाटा आप कहीं से वहाँ शेयर कर सकती हैं, ठीक है, या व्यू कर सकती हैं, ठीक है, या अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां है डिज़ाइन फोकस, ठीक है। डिज़ाइन फोकस में कैड ग्राफिकल होता है, ठीक है, लेकिन जो बीम होता है उसमें बिल्डिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कुछ की डिफरेंसेस जो आपने जो है बीम और कैड के अंदर होते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ बीम ओवर ट्रेडिशनल कैड। अच्छा, सबसे पहले इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस एरर, यानी आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाती है और आपके एरर जो है बहुत कम हो जाते हैं। इन्हांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, और आपकी जो कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। यानी ये आप जो है किसी के साथ भी जो है अपना डाटा जो किसी भी टाइम पे वो शेयर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और इन सारी चीज़ों से जाहिर है जब आपकी बहुत सी चीज़ें स्मूथ होंगी, अच्छे तरीके से चल रही होंगी, बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही होंगी, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी है वो बेहतर हो जाएगी। बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट, जाहिर है आपके पास अगर डाटा मौजूद है, सब कुछ उसके अंदर है, तो आपके पास जो है कॉस्ट एस्टिमेशन और मैनेजमेंट भी उसको वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर होता है सस्टेनेबल डिज़ाइन है एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डिज़ाइन आपकी एनर्जी एनालिसिस हैं वो भी जो है बेहतर होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस, लोड एनालिसिस, वो सारे आपके बेहतर हो जाएंगे। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट, और जिस तरह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, टाइम है और कॉस्ट है, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट एनालिटिक, और डाटा मैनेजमेंट है और एनालिटिक वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है इम्प्रूव हो गया होता है। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कैट। अच्छा, ट्रेडिशनल कैट के अंदर आपकी लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेड डाटा इंटीग्रेशन होती है, यानी इंटीग्रेशन अगर हो भी रही है तो बहुत थोड़ी सी की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, हर चीज़ आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद इन एफिशिएंट कोलाब्रेशन, जो कोलाब्रेशन होती है, यानी कोलाब्रेशन मतलब कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ आप जो डाटा शेयर कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से शेयर नहीं हो रहा होता है। फिर एरर प्रोन ड्राफ्टिंग होती है, फिर उसमें एरर के बहुत ज़्यादा चांसेज होती हैं। लैक ऑफ सिमुलेशन एनालिसिस, और सिमुलेशन और एनालिसिस में उसमें जो है ख़राबी के इम्कान बहुत ज़्यादा होती हैं। स्टैटिक मॉडल होती हैं, ठीक है, आपके जो डायनेमिक मॉडल नहीं होता, स्टैटिक मॉडल होता है, जो आपने बना दिया वही है, और आपने कोई चीज़ चेंज की तो वो किसी और जगह भी चेंज नहीं हो रही है, तो आपका जो मॉडल है वो स्टैटिक कहलाता है। फाइल बेस्ड डाटा मैनेजमेंट, और आपका जो डाटा होता है फाइल बेस्ड होता है, फाइल आपने सेव की होती हैं। अच्छा, अब ये है कि अब कहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, आप कैड मेथड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल डिज़ाइन के अंदर या स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2D ड्राफ्टिंग रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड बजट और रिसोर्सेज है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नो नीड फॉर डाटा इंटीग्रेशन एनालिसिस, अगर आप डाटा आपको इंटीग्रेट नहीं करना, ठीक है, या एनालिसिस आपको नहीं निकालने, तो वहाँ पे आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर जो बीम है वो कब आप फिर यूज़ करें, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ होता है और कब इस्तेमाल होता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों में तो कैड आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन जाहिर है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट उसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर है कम्प्लेक्स डिज़ाइन और लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर आपको बीम इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेटेड डाटा रिक्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, वहाँ आपको बीम इस्तेमाल करना है। कोलाब्रेशन सिमुलेशन, जहाँ आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपको कोलाब्रेशन भी चाहिए और सिमुलेशन भी चाहिए, तो वहाँ आपकी ज़रूरत महसूस होती है इसकी। सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डिज़ाइन और एनर्जी एफिशिएंसी गोल है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक, ठीक है, और लॉन्ग टर्म आपका डाटा मैनेज करना चाहती हैं डाटा को, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, व्हेन टू यूज़, कब यूज़ कर सकते हैं बीम, ठीक है। तो ये अभी तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि इसकी सारी चीज़ें, और इसकी अगर समरी देखें तो इन समरी बीम ऑफर ए more comprehensive, integrated and data-driven approach to building design and construction, whereas traditional
कैड फोकसेस ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो आपका बीम होता है आपका ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इंटीग्रेटेड मेथड होता है जो आपको डाटा को ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, और आपके बिल्डिंग से लेके यानी आपके कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस तक जो है डाटा ड्राइव कर रहा होता है। वेयर एज अगर आप कैड को देखें तो वो सिर्फ आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस पर सिर्फ फोकस कर रहा होता है। तो ये थी चंद मालूमात जो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कैड एंड बीम के मतलब थी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी और काफ़ी सारे जो अबहाम है वो भी क्लियर होंगे, काफ़ी सारी आपकी डाउट्स क्लियर होंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।